इस कहानी में सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं, मैं, मेरे पति और उनकी प्रेमिका। 3 किरदारों की कहानी क्या होगी? ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन सच मानिए, आप बोर नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम विधि है। इस कहानी में दूसरे अहम किरदार यानी मेरे पति का नाम देव है और कहानी के तीसरे और सबसे खास किरदार जिसकी वजह से कहानी में विभिन्न मोड़ आए, वो एक प्रेमिका है, जिसके किरदार के बारे में आपको आगे पता चलेगा। देव से मेरी शादी को अभी केवल 1 साल हुआ था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मैं बनारस की हूँ और देव मेरठ के। देव एक यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर हैं। देव के और मेरे पिता बड़े गहरे दोस्त हैं। सच तो ये है कि देव के पिता को मैं बचपन से पसंद थी और वो चाहते थे कि मेरी और देव की शादी हो जाए। देव सुंदर भी थे और होनहार भी, इसीलिए शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सच तो ये है कि शादी के बाद देव ने मुझे जितना प्यार दिया, मैं निहाल हो गई। मुझे लगा ही नहीं कि हमारी अरेंज मैरिज है। सब कुछ लव मैरिज जैसा था। हम हनीमून के लिए उत्तराखंड की पहाड़ियों में गए और वहाँ हमने खूब एंजॉय किया। देव भले ही गणित के प्रोफेसर थे, लेकिन गणित की तरह बोरिंग बिल्कुल नहीं थे। वो मुझे जोक सुनाकर हंसाते थे। मुझे कई बार आश्चर्य होता था कि उन जैसे जिंदा दिल व्यक्ति ने गणित जैसा बोरिंग सब्जेक्ट क्यों चुना। देव हमेशा ही बहुत खुश खुश नजर आते थे। एक दिन अचानक मुझे उनकी खुशी के पीछे छिपे दर्द का पता चला। ये वाकई बहुत चौंका देने वाला था। देव के कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। उसी फंक्शन में मेरी मुलाकात सांची नाम की एक लड़की से हुई। सांची देव की स्टूडेंट थी। उसके साथ बातचीत में ही मुझे पता चला कि उस कॉलेज में इंग्लिश की एक प्रोफेसर थी, रोशल, जो सांस्कृतिक विभाग की अध्यक्ष भी थी। कॉलेज में जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, प्रमुख बनकर सब रोशल ही करवाती थी। इतना ही नहीं, कॉलेज के एनुअल फंक्शन में रोशल गिटार भी बजाती थी, जबकि देव गाना गाते थे। देव गाना भी गाते थे? जानकर मैं चौंकी। मेरा चौंकना स्वाभाविक ही था, क्योंकि इतनी अवधि में मैं इस बात को नहीं जान सकी थी। देव जोक्स बहुत अच्छे सुनाते हैं, ये तो मैं जानती थी, लेकिन वो गाते भी बहुत अच्छा हैं, ये मुझे ज़रा भी मालूम नहीं था। मैंने कभी उन्हें गाते सुना भी नहीं था, बाथरूम सिंगर के तौर पर भी नहीं। मैंने जब इंग्लिश की उस प्रोफेसर रोशल के बारे में सांची से कुछ और जानना चाहा, तो वो थोड़ी असमंजस में पड़ गई। मुझे लगा कि सांची मुझसे कुछ छिपा रही है। बहुत पूछने पर उसने केवल इतना ही बताया कि जब से रोशल कॉलेज छोड़कर गई है, तब से देव ने कभी किसी फंक्शन में गाना नहीं गाया। ये सुनकर मेरी बेचैनी बढ़ गई। मुझे किसी अनजाने खतरे की गंध आने लगी। अगले दिन ही मैंने सांची को घर बुलाया। मेरा सामना करते हुए वो असहज महसूस कर रही थी। शायद वो भी मेरे मन में चल रहे विचारों को भांप गई थी। देव घर पर नहीं थे। मैंने सांची के लिए कॉफ़ी बनाई और फिर उसके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। वो मुझसे जल्दी ही खुल गई। उसने देव को कुछ न बताने की कसम लेकर मुझे जो बताया, वो एकदम चौंका देने वाला था। दरअसल देव और रोशल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध थी। कॉलेज के स्टूडेंट उनके प्यार के किस्से बड़े चटखारे ले लेकर बयान करते थे। वो दोनों कॉलेज में लव बर्ड के नाम से मशहूर थे। अगर ऐसा था तो दोनों ने शादी क्यों नहीं की? मैंने बेचैनी से पूछा। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, बस कॉलेज में ये अफवाह थी। सांची थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। प्रोफेसर साहब के पिता ने उनका रिश्ता आपके साथ पक्का कर दिया था। यही वजह थी उस संबंध के टूटने की। प्रोफेसर साहब अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए उन्होंने पिता को कभी भी रोशल के बारे में नहीं बताया। बस उसके बाद रोशल मैम कॉलेज छोड़कर चली गई थी। अब कहाँ है रोशल? वो नोएडा के कॉलेज में शिफ्ट हो गई थी। मुझे बस इतना ही पता है। उन दोनों के प्यार के टूटने से पूरा कॉलेज दुखी था। सांची की बात सुनकर मैं सन्न रह गई। देव सचमुच बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी भी मुझे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया था कि वो कभी किसी और से प्यार करते थे। रोशल को पूरी तरह भुलाकर उन्होंने मुझसे सच्चा प्यार किया था। एकाएक मैं खुद को अपराधी महसूस करने लगी, क्योंकि मैं उन दोनों के प्यार के बीच आ गई थी। शाम को देव आए। वो हमेशा की तरह बड़े खुश थे। मेरे लिए नई साड़ी लाए थे। आते ही उन्होंने मुझे गले से लगाया,
फिर मुझे नई साड़ी पहनकर दिखाने को कहा और साथ ही जोक्स भी सुनाए। उनमें कुछ नहीं बदला था, शायद मेरे अंदर ही कुछ बदल गया था। उस रात मैं सो न सकी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो प्यार रोशल का था जिसे मैंने छीन लिया था। काश मैं सांची से न मिली होती, काश मैंने उससे ये सब कुछ न पूछा होता। एकाएक मेरा मन रोशल से मिलने के लिए छटपटाने लगा। अगले दिन मैं फिर सांची से मिली और उससे कहा कि मैं नोएडा जाकर एक बार रोशल से मिलना चाहती हूँ। सांची ने मुझसे मना करते हुए कहा कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर मैंने सांची को अपने साथ नोएडा चलने के लिए तैयार कर ही लिया। 2 दिनों बाद हम नोएडा में थे। मैंने देव से बहाना बना दिया था कि मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मैं पूरा दिन उसी में बिजी हूँ। देव ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। सुबह ही मैं और सांची नोएडा के लिए निकल गए। मेरठ से नोएडा की दूरी करीब 3 घंटे की है। नोएडा में हम सीधे रोशल के कॉलेज पहुंचे। सांची ने भी रोशल को जल्दी ढूंढ निकाला। वो तभी अपना लेक्चर ख़त्म करके स्टाफ रूम में आई थी। मैंने रोशल को देखा तो बस देखती रह गई। सच में वो बेहद खूबसूरत थी। उसने केप शर्ट और लाइट ब्लू कलर की नैरो जीन्स पहन रखी थी। बालों की हाई पोनी बांधी हुई थी और साइड फ्लिक्स निकली थी। बात करते हुए वो बीच बीच में हंसती थी तो उसकी साइड फ्लिक्स उसके गालों को छू जाती थी। सांची को देखते ही वो पहचान गई और उससे बड़ी गर्मजोशी से मिली। आखिर सांची ने रोशल से 2 साल इंग्लिश पढ़ी थी। सांची से मिलते ही रोशल ने पूछा कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उसके बाद सांची ने रोशल से मेरा परिचय करवाया। उसने मेरा परिचय कराते हुए बताया कि ये प्रोफेसर देव की वाइफ विधि हैं। नोएडा किसी पर्सनल काम से आई थी तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी भी आ गई। देव की वाइफ? सुनकर रोशल चौंकी। इसके बाद उसने बड़े अलग तरह से मेरी तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए रोशल की नज़रें मेरे चेहरे पर ही जमी रहीं। मैंने सांची से आपकी बहुत तारीफ सुनी थी। मैंने उस मौन को तोड़ा, इसीलिए आपसे मिलने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट छनी हुई थी। तारीफ के लायक तो आप हैं। मैं कुछ नहीं बोली। इसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। बात करते करते बीच बीच में उसके बालों की लट उसके चेहरे पर आ जाती तो वो और भी खूबसूरत लगने लगती। वो जैसे भूल गई थी कि मेरे साथ सांची भी है। जल्दी ही हम दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। रोशल मुझे और सांची को अपने घर ले गई और हमें लंच कराया। घर बहुत साफ सुथरा और करीने से सजा हुआ था। घर की दरो दीवार और पर्दे के कलर रोशल के क्लासिक टेस्ट का बखान कर रहे थे। तब तक शायद उसे ये मालूम नहीं था कि मैं उसके और देव के प्रेम प्रसंग के बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ। हम दोनों आपस में कुछ इस तरह घुल मिल गए थे जैसे बचपन की 2 बिछड़ी सहेलियां हों। मैं जब उसके घर से विदा हुई तो मैंने उसे मेरठ आने का इनविटेशन दे दिया। वैसे भी 2 दिन बाद मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी। मेरठ आने के नाम पर वो थोड़ा अनईजी हो गई, लेकिन जब मैंने उस पर दबाव डाला तो वो मान गई। इस बीच चुपचाप बैठी सांची हम दोनों को देख रही थी। जब हम नोएडा से वापस मेरठ लौट रहे थे तो सांची ने मुझसे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैम, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। क्या? प्रोफेसर और रोशल मैम जब इतने टाइम बाद फिर मिलेंगे तो? मैं सब समझती हूँ। मेरी आवाज़ में गंभीरता थी। सच कहूँ सांची, जब से मुझे ये बात पता चली है, मुझे लग रहा है जैसे मैं अपराधी हूँ। मेरी वजह से ही देव और रोशल अलग हुए हैं। वो दोनों ही कितने अच्छे हैं। अगर उनकी शादी हुई होती तो कितने खुश रहते। ये आप क्या कह रही हैं मैम? सांची बुरी तरह से चौंक गई। कहीं आप उन दोनों को मिलाने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं? अगर वो दोनों मिल गए, मैं खोए खोए अंदाज में बोली, तो सबसे अच्छा मुझे लगेगा सांची। मैम! हैरानी से सांची की चीख निकल गई। आप भूल रही हैं, आपकी प्रोफेसर देव से शादी हो चुकी है। आप पत्नी हैं उनकी। पत्नी हूँ, इसीलिए तो ये बात कह रही हूँ। पत्नी का अर्थ है अर्धांगिनी, पति के सुख दुख में आधे आधे की साथी। पत्नी का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पति को सिर्फ अपने पल्लू से बांध कर रखे। पत्नी का मतलब ये है कि वो पति के सुख का ध्यान रखे
और इसमें हर्ज ही क्या है? ऐसे कितने परिवार हैं जहाँ एक ही घर में एक आदमी के साथ 2 पत्नियां रहती हैं। रोशल से मिलकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि हम दोनों एक घर में 2 अच्छी बहनों की तरह रह सकती हैं। मैम? सांची को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को तबाह करेंगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं इस बारे में आपको कुछ बताती ही नहीं। ऐसी बात नहीं है सांची। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम सच में एक अच्छी लड़की हो, बहुत केयरिंग हो, लेकिन मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे प्रोफेसर ने मुझे आज तक हर खुशी दी, मुझसे उतना ही प्यार किया जितना वो शायद रोशेल से करते। मुझे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि उनकी ज़िंदगी में कोई और लड़की भी थी। उन्होंने अपने पति होने का फ़र्ज़ पूरी तरह निभाया, लेकिन आज जब मुझे पता चला कि उनकी ज़िंदगी में कोई और लड़की थी, तो तुम ही बताओ, एक पत्नी होने के नाते मेरा क्या फ़र्ज़ है? मैं अपनी मांग में जो सिंदूर भर रही हूँ, गले में जो मंगलसूत्र पहन रही हूँ, उस पर पहला हक किसी और का था। तो क्या एक अच्छी पत्नी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं अपने पति को उस लड़की से मिलाऊं? सांची मेरी बात सुनकर निरुत्तर हो गई। शायद मैं जिस तरह की बात कर रही थी, वो बात कोई साधारण लड़की नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो चौंक रही थी। इसके बाद मेरे जीवन के अगले कुछ दिन बहुत चौंका देने वाले थे। रोशेल मेरे इनविटेशन पर घर आई। हमारी मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में वो फूलों का एक बड़ा सुंदर बुके भी लाई। रोशेल को अचानक अपने घर पर देखकर देव चौंके। मैंने देव को बताया। सांची के जरिए हम दोनों की मुलाकात हुई थी और हम पहली ही मुलाकात में बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। रोशेल कोई 1 घंटा घर पर रही और वो सारे समय बस मुझसे ही बातें करती रही। देव की तरफ उसने निगाह उठाकर भी नहीं देखा। बस उन दोनों के बीच सामान्य हाय हेलो हुई, कुछ ऐसे जैसे एक दूसरे को पहचानते ही न हो। इसके बाद रोशेल चली गई। फिर कुछ दिन बाद मैं देव को बहाने से नोएडा ले गई। अब मैं अक्सर उन दोनों को मिलाने के बहाने खोजती रहती थी। उन दोनों को पता ही नहीं था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। रोशेल के बर्थडे पर भी हम मिले। मैंने देव से कुछ गुनगुनाने का आग्रह किया तो रोशेल भी खुद को गिटार बजाने से नहीं रोक पाई। वो एक यादगार शाम थी। अब वो दोनों एक दूसरे से हल्की फुल्की बात भी कर लिया करते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच एक अनदेखा अनकहा सा फासला था। कहते हैं प्यार एक आग का दरिया होता है और मैं उस आग को हवा दे रही थी। देव के प्यार ने मेरे अंदर एक अजीब सा हौसला भर दिया था। मुझे किसी बात का डर नहीं था। मैं तो चाहती थी कि बस देव खुश रहे, लेकिन मेरी चालाकी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। जल्दी ही देव को पता चल गया कि मुझे उसके और रोशेल के प्यार के बारे में सब कुछ मालूम है। फिर तो सारी परिस्थितियां बड़ी तेज़ी से बदलीं। मेरे लिए वो सबसे बड़ा झटका था जब एकाएक रोशेल गायब हो गई। मुझे उसका एक लेटर मिला। लेटर बहुत ही छोटा था। रोशेल ने लिखा था, विधि, तुमसे मिली, अच्छा लगा। मुझे लगता था कि देव का और मेरा प्यार अद्भुत है, लेकिन गलत थी मैं। तुमसे मिलकर लगा कि देव सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। तुमने मुझे और देव को मिलाने की जो कोशिश की, वो शायद ही दूसरी कोई पत्नी कर पाती, शायद मैं भी नहीं। इसी से साबित होता है कि देव की खुशियाँ तुम्हारे लिए कितना मायने रखती हैं। देव के साथ तुम बहुत खुश रहोगी और देव तुम्हारे साथ। मैं नोएडा से कहीं दूर जा रही हूँ। कहाँ, मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे तलाशने की भी कोशिश मत करना। पहले सिर्फ देव की यादें थीं, अब तुम्हारी भी यादें साथ हैं। मैं उन यादों के सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। तुम्हारी रोशेल। उस पत्र को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए। देव ने भी वो पत्र पढ़ा, वो भी भावुक हो उठे। फिर हम दोनों ने रोशेल को सब जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। अब देव की और मेरी एक बेटी भी है। रोशेल तो फिर हमें कभी कहीं नहीं मिली, लेकिन उसकी यादें आज भी हमारे साथ हैं। रोशेल आज भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। उसका प्यार मेरे और देव के साथ साथ है।